नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल चंद्रा स्टडी IQ पे। आज हम डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर्स और बहुत सारे करंट अफेयर्स होंगे और उनका जो है डिस्कशन भी होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले डिस्कशन से। IIT के पूर्व छात्रों की परिषद ने लॉन्च की है कोविड-19 टेस्ट बस। तो पहला पॉइंट है IIT के पूर्व छात्रों की परिषद ने लॉन्च की है कोविड-19 टेस्ट बस। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पूर्व छात्रों की परिषद ने महाराष्ट्र के मुंबई में एक कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च की है। यह कोविड-19 टेस्ट बस वर्तमान परीक्षण क्षमता पर बिना कोई प्रभाव पड़े परीक्षण लागत को 80% तक कम कर सकती है। यह है पेन IIT एलुमनी इंडिया, एक संगठन है जो सभी IIT के पूर्व छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है। क्या नाम है उनका? पेन IIT एलुमनी इंडिया। जिनका लोगो आप देख सकते हैं। पेन IIT एलुमनी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, IIT दिल्ली स्थित। पेन IIT एलुमनी के अध्यक्ष हैं रामनाथ एस मनी। पेन IIT एलुमनी के अध्यक्ष हैं रामनाथ एस मनी। आगे बढ़ते हैं हम। नीति आयोग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया है? प्रश्न क्या है? नीति आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का शीर्षक है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। कौन सा अभियान है? सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान, इसका नाम रखा गया है। इस नए लॉन्च किए गए अभियान का उद्देश्य है कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य हम देखते हैं। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ कांत। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग कौन है? अमिताभ कांत। और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। यही है नीति आयोग की तरफ से सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान चालू किया गया है नीति आयोग की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। यूपी सरकार ने इम्यूनिटी में सहयोग के लिए कौन सा ऐप का शुभारंभ किया? इम्यूनिटी में सहयोग के लिए कौन सा ऐप का शुभारंभ किया है? उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ ने लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी इम्यूनिटी में सहयोग करने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च की है, जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उपयोगी हो सकता है। इस ऐप को आयुष मंत्रालय ने विकसित किया है। इस ऐप को किसने विकसित किया है? आयुष मंत्रालय ने इसको विकसित किया है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ हैं और वहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आइए यूपी के बारे में, यूपी का मैप देख रहे हैं हम कि उत्तर प्रदेश के जो है सबसे टॉप उत्तर में उत्तराखंड है। उसके बाद जो है इस कॉर्नर में यानी कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में नेपाल आ जाता है। उसके बाद ईस्ट कॉर्नर में ईस्ट के तरफ बिहार आ गया। उसके बाद साउथ वेस्ट के तरफ MP है और राजस्थान है। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट की ओर हरियाणा है। चलिए हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। HP सरकार यानी कि हिमाचल प्रदेश की सरकार, HP सरकार प्रवासी
परिवार के सदस्यों को शिक्षित करने हेतु कौन सा कार्यक्रम शुरू करेगी? कौन सा कार्यक्रम शुरू करेगी एचपी सरकार ने प्रवासी परिवारों के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए? तो हिमाचल प्रदेश सरकार एक नया कार्यक्रम निगाह शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार देश के अन्य हिस्सों से राज्यों में आने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को शिक्षित करेगी। तो क्या करेगी? निगाह एक ऐप है जिसको कि हिमाचल प्रदेश सरकार शुरू करने पर काम कर रही है। इसके तहत देश के अन्य हिस्सों से राज्य में आने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को शिक्षित करेगी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं जयराम ठाकुर और जो है वहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश को आप मैप में देख रहे हैं, इंडिया के मैप में। इंडिया के मैप में आप हिमाचल प्रदेश को देख पा रहे हैं, जो कि न्यू दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर इधर से सटा हुआ है। इसके जो है ईस्ट साइड में चाइना भी है, चाइना से के बॉर्डर पे भी है ये। आगे बढ़ते हैं हम। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक किसे बनाया गया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक किसे बनाया गया है? तो आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक बनाया गया है। उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की मंजूरी के बाद की गई है। वह 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वह अतनु चक्रवर्ती की जगह लेंगे जो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए हैं। 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए हैं अतनु चक्रवर्ती। उन्हीं के जगह पर तरुण बजाज को जो है केंद्रीय बोर्ड के निदेशक बनाया गया है। हम देख रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक जिसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में, और उनके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। यही फ़ोटो देख रहे हैं आप शक्तिकांत दास का, जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, जो आरबीआई में जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बात करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने मेंबर होते हैं, अब उन्हीं का हम बात कर रहे हैं। सबसे जो टॉप लेवल पर होते हैं वही गवर्नर होते हैं। गवर्नर शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई में टॉप लेवल पर बैठे हुए हैं, और उसके जस्ट नीचे डिप्टी गवर्नर का पोस्ट होता है। उससे नीचे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। उसके नीचे प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर होते हैं। उससे नीचे चीफ जनरल मैनेजर होते हैं। उनसे नीचे जनरल मैनेजर्स होते हैं। उसके नीचे डिप्टी जनरल मैनेजर होते हैं। उसके नीचे असिस्टेंट जनरल मैनेजर होते हैं। उसके नीचे मैनेजर होते हैं। उसके नीचे असिस्टेंट मैनेजर होते हैं। उसके बाद सपोर्टिव स्टाफ होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आरबीआई का जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कितने प्रकार के लोग होते हैं। सबसे नीचे सपोर्टिव स्टाफ, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, उसके बाद मैनेजर, उसके बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर, उसके बाद डिप्टी जनरल मैनेजर, उसके बाद जनरल मैनेजर, उसके बाद चीफ जनरल मैनेजर, उसके बाद प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उसके बाद डिप्टी गवर्नर और टॉप मोस्ट गवर्नर होते हैं। आइए बढ़ते हैं। वैसाख डे 2020 या वैसाख दिवस, वैसाख डे 2020 जो मनाया गया है इस साल 7 मई को। इस वर्ष 7 मई को विश्व स्तर पर वैसाख डे मनाया गया है। वैसाख बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, जो दुनिया भर के बौद्धों के द्वारा सबसे पवित्र दिन माना जाता है। दुनिया भर के बौद्ध इस दिन को सबसे पवित्र मानते हैं। इसी दिन भगवान गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान गौतम बुद्ध को 7 मई यानी कि वैसाख दिवस के ही दिन उन्हीं को जो है आत्मज्ञान की जो प्राप्ति हुई, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग वैसाख
दिवस मनाते हैं। हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है, इसलिए इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब आते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है 8 मई को। पूरे विश्व भर में विश्व स्तर से जो है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। इस दिन को रेड क्रॉस और इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस ICRC इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस हेनरी डूनेट की जयंती के रूप में मनाया जाता है। किसके जयंती के रूप में? हेनरी डूनेट के रूप में जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों को समर्पित है जो भोजन की कमी, विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध सहित किसी महामारी से पीड़ित होते हैं। हेनरी डूनेट का जन्म 8 मई 1828 को हुआ था और वे नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता भी थे। इसके अलावा विश्व रेड क्रॉस दिवस को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में भी जाना जाता है। हेनरी डूनेट ने साल 1863 में स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में रेड क्रॉस कमेटी इंटरनेशनल की स्थापना की। तो हेनरी डूनेट का जन्म कब हुआ था? 1828 ईस्वी को हुआ था। 8 मई 1828 को हुआ था और वे एक नोबेल पुरस्कार के विजेता भी थे। इसके अलावा विश्व रेड क्रॉस दिवस को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस के रूप में भी जाना जाता है। आइए जानते हैं कि वर्ष 1934 में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रेड क्रॉस ट्रूस के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया था। उसी सम्मेलन में प्रतिवर्ष 8 मई 1948 को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाने की मंजूरी दी गई थी। साल 1984 में इसे वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे के रूप में मनाए जाने के लिए घोषित किया गया। 1984 में इसको वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे के रूप में मनाए जाने का घोषित किया गया। अब हम जानते हैं कि ये रेड क्रॉस जो है ICRC के अध्यक्ष है पीटर मॉरर। ICRC के अध्यक्ष हैं पीटर मॉरर और इसका मुख्यालय है ICRC का मुख्यालय जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। जेनेवा में है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक अनुरोध है कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया हमारे वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दें ताकि आगे डालने वाले सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, विशाखापत्तनम में हाल ही में गैस रिसाव त्रासदी हुआ है। तो जानते हैं इस त्रासदी के बारे में, इनमें कौन सा गैस का रिसाव हुआ, यह क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसके क्या प्रभाव पड़े लोग पर। आइए बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित LG पॉलीमर प्लांट से स्टीरीन गैस रिसाव की दुर्घटना सामने आई है। ये प्लांट विशाखापट्टनम के तटीय शहरी इलाकों से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। रिसाव का कारण जो है बताया जा रहा है कि स्टोरेज टैंक के अंदर तापमान में हुए परिवर्तन को बताया जा रहा है। इस रिसाव के कारण लगभग 5 गांव प्रभावित हुए हैं। गैस के 3 किलोमीटर के दायरे में फैलने की वजह से 5 गांव और लगभग 3000 से अधिक लोग प्रभावित हुए। सूत्रों के अनुसार 7 मई गुरुवार की सुबह करीब 2 बजे गैस रिसाव हुआ। 7 मई को यानी कि कल के ही दिन यह रिसाव हुआ, जिसके बाद यह संयंत्र के पास स्थित RR वेंकटपुरम के आसपास के लगभग 5 गांवों में फैल गया है। आगे बढ़ते हुए इस स्टीरीन गैस के बारे में हम लोग जानते हैं। स्टीरीन गैस एक रासायनिक यौगिक है जिसे न्यूरोटॉक्सिन्स
के नाम से भी जाना जाता है, न्यूरोटॉक्सिन्स के भी नाम से जाना जाता है एस्टेरिन गैस को। इसके अलावा इसे एथेनिल बेंजीन, विनाले बेंजीन और फिनाइलफ्राइन के रूप में भी जाना जाता है। इसका रासायनिक सूत्र C6H5CH2 है। एस्टेरिन गैस अत्यधिक ज्वलनशील कच्चे माल एस्टेरिन का उत्पाद है, उप उत्पाद है। किसका है? एस्टेरिन का उप उत्पाद है। एस्टेरिन के जलने से निकलने वाली गैस हवा में जहरीली होती है। रासायनिक गुणों के अनुसार एस्टेरिन गैस हल्के रंग और हल्की गंध वाला रसायन है। इसका प्रभाव हम लोग देखते हैं, इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। एस्टेरिन गैस श्वसन प्रणाली को प्रभावित करती है। इससे छाती में दर्द, हांफना, ऑक्सीजन की कमी और घरघराहट होती है। यह धीरे धीरे फेफड़ों की मांसपेशियों की चलन प्रक्रिया को पूरी तरह रोक देती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी के कारण मृत्यु हो जाती है। एस्टेरिन गैस के 10 मिनट तक के निरंतर संपर्क में रहने से मृत्यु हो सकती है।